Hello children, welcome back to the channel. Today we are continuing with the second part of the chapter High Court and the Subordinate Courts. In the last video, we have already covered the appointment, composition, tenure, term, salary allowances and impeachment process of the judges of the High Court. आज के जो टॉपिक है वो है jurisdiction and functions of the High Court. तो शुरू करते हैं. हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नीचे आती है. सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर है हाई कोर्ट, फिर है सबऑर्डिनेट कोर्ट. Subordinate courts are further classified into district court, session court and court of revenue. Okay. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल केसेस डील होते हैं, सेशन कोर्ट में क्रिमिनल केसेस डील होते हैं और कोर्ट ऑफ रेवेन्यू में फाइनेंशियल केसेस जाते हैं. ओके, सो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो ऑल इंडिया, दैट इज पैन इंडिया होता है एंड इट इज द एपेक्स कोर्ट and it is the apex court, whereas High Court is the highest judiciary in the state. स्टेट में सबसे हाईएस्ट हाई कोर्ट है और बाकी जो कोर्ट है वो हाई कोर्ट के नीचे आते हैं, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, कोर्ट ऑफ रेवेन्यू, और फिर इनके नीचे भी क्लासिफिकेशन है, वो हम बाद में पढ़ेंगे. तो हाई कोर्ट के पास भी उतनी ही एक्सटेंसिव एंड इफेक्टिव पावर्स हैं जितनी की सुप्रीम कोर्ट के पास हैं. हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द स्टेट एंड just like the Supreme Court, High Court also protects the fundamental rights of its citizen as well as it is the final interpreter of the Constitution. तो अगर fundamental rights break होते हैं तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह जा सकते हैं. तो jurisdiction में हाई कोर्ट के पास भी ये jurisdiction है to hear cases which breaks or violates the fundamental right और कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन अगर होता है तो. अब आते हैं जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट का, जस्ट लाइक द सुप्रीम कोर्ट, इनके पास भी वो सारे जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल, एपिलेट, एडवाइजरी, सुपरवाइजरी, सेम जुरिस्डिक्शन बट विथ डिफरेंट केसेस. ओके, सो लेट्स सी द डिफरेंस. हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो किन केसेस में फॉलो होगा. ओरिजिनल मतलब वो केसेस जो किसी भी लोअर कोर्ट से ना जाके डायरेक्टली हाई कोर्ट में पहुंचे. डायरेक्टली आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, उन केसेस को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के केस माना जाएगा. अब वो कौन से केसेस हैं? डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शंस ऑफ MP एंड MLA, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो केस डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाएगा. ये हो गया स्टेट लेजिस्लेचर, MLA और ये हो गया MP. ओके, इनसे रिलेटेड डिस्प्यूट. नाउ देन केसेस रिगार्डिंग रेवेन्यू मैटर्स. ठीक है, रेवेन्यू, मान लो किसी की बहुत सारी सैलरी है और वो बहुत टाइम से नहीं दी गई, तो इस टाइप के केसेस डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकते हैं. और orders or regarding revenue collection also the case can directly go to the high court. Now of course if there is a breach of the fundamental rights के violation होंगे तो भी आप directly high court में approach कर सकते हो. cases ordered to be transferred from the subordinate court, खुद को केस ट्रांसफर कर लेती है हाई कोर्ट if it involves the interpretation of the constitution, क्योंकि वो उनका jurisdiction है, subordinate court का jurisdiction नहीं है कि उन cases को वो hear करे या उसकी सुनवाई करे जिसमें कि constitution की interpretation की
बात आए तो वो खुद को ही ट्रांसफर कर लेते हैं या ट्रांसफर हो जाती हैं, तो ओरिजिनली वो उनके पास ही जानी चाहिए। तो ऐसे केसेस हो गए। देन ऑफ कोर्स केसेस रिगार्डिंग एडमिरलिटी, will, marriage, divorce, company law, these are some of the cases which can go directly to the High Court and it is called the original jurisdiction of the High Court. अब आते हैं appellate jurisdiction. Appellate means अपील करना। नीचे से जब केस, सबऑर्डिनेट कोर्ट से जब केस हाई कोर्ट में जाए तो उसको कहते हैं एपिलेट जुरिस्डिक्शन। मतलब आप अपील कर रहे हो। जब कोई इंसान सबऑर्डिनेट कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हो तो वो जा सकता है हाई कोर्ट में। अब इसमें भी सिविल और क्रिमिनल केसेस हैं, वो पढ़ते हैं। उसमें भी कौन से केसेस जा सकते हैं, सारे केसेस नहीं। नाउ इन मैटर्स कंसर्निंग लैंड रेवेन्यू, जमीन से जुड़े विवाद पहुंच सकते हैं हाई कोर्ट में सबऑर्डिनेट कोर्ट से। देन मैटर्स वेयर एविडेंट इनजस्टिस हैज बीन कमिटेड बाय एनी ट्रिब्यूनल। अब ट्रिब्यूनल भी सबऑर्डिनेट कोर्ट के नीचे आते हैं, तो उस वहां पे अगर कोई ऐसा इनजस्टिस हो गया हो, सही वर्डिक्ट नहीं मिला हो, तो उस केस में भी आप सिविल केस में अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। अब आते हैं क्रिमिनल केसेस। कौन से केसेस क्रिमिनल केसेस हैं जो अपील किए जा सकते हैं हाई कोर्ट में? तो अपील अगेंस्ट अ सेशन जज। सेशन जज हमने पढ़ा था, सेशन जज क्रिमिनल केसेस हैंडल करते हैं। और एनी एडिशनल जज वेयर सेंटेंस इज इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 7 years, 7 साल से अगर ज्यादा की सजा सुना दी उन्होंने, तो उस केस में भी आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। दूसरा केस है जब आपने डेथ सेंटेंस अवॉर्ड कर दिया, फांसी की सजा सुना दी, तो उस केस में भी सेशन कोर्ट को चैलेंज किया जा सकता है, उनके जजमेंट को चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में। देन ऑफ कोर्स अपील फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होते हैं जहां 10 लाख से ज्यादा जिस शहर की आबादी होती है वहां मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होते हैं। तो अगर उन्होंने 4 साल से ज्यादा की सजा सुना दी तो वो केस भी जाएगा हाई कोर्ट में, जा सकता है, अपील किया जा सकता है। देन ऑफ कोर्स अपील अगेंस्ट द स्टेट व्हेन द ऑर्डर ऑफ अक्विटल इज पास्ड इन द सेशन कोर्ट। अगर स्टेट के अगेंस्ट किसी ने अपील किया है तो अगर आप जा सकते हैं। जब आपको इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया हो तो ऑब्वियसली सामने वाली पार्टी जाएगी, क्योंकि उनको लगेगा कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है और उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया है दूसरी पार्टी को। तो इस केस में भी आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। नाउ देयर इज वन थिंग विच आई वांटेड टू टेल यू, that when we were talking about district court and session court, to please understand that there is just one building for both the कोर्ट्स। ऐसा नहीं कि अलग अलग कोर्ट्स होते हैं और इनके जजेस भी एक होते हैं, पर जब वो सिविल केसेस सुनते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाते हैं, और जब वो क्रिमिनल केसेस सुनते हैं तो वो सेशन जज कहलाते हैं। सो इनकी उसमें अपॉइंटमेंट कोई अलग अलग नहीं होता है, बट ओनली दैट व्हेन दे आर हियरिंग civil cases they are called district judge, or when they are hearing criminal cases they are called session judge. So this was the appellate jurisdiction. आप criminal cases में इन केसेस में आप अपील कर सकते हो। 7 साल से अधिक की सजा सुना दी सेशन कोर्ट ने तो अपील कर सकते हो। फांसी की सजा सुना दी तो अपील कर सकते हो। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने अगर 4 साल से ज्यादा की सजा सुना दी, इम्प्रिजनमेंट सुना दी, तो आप अपील कर सकते हो। या फिर आपको बाइज्जत बरी किया जा रहा है तो भी आप अपील कर सकते हो। नाउ सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जो लोअर कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट के पास पावर है टू सुपरवाइज देम। जितने भी ये लोअर कोर्ट्स हैं, ट्रिब्यूनल कोर्ट हो गया और उससे भी मेट्रोपॉलिटन हो गया, ये सारे जो कोर्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स, इन सबकी
सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के पास है। वो उनको गाइड कर सकते हैं, वो उनके लिए रूल्स बना सकते हैं, वो उनको रास्ता बता सकते हैं कि दिस इज हाउ यू सपोज टू फॉलो द रूल्स। तो ये सारे जो सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है वो हाई कोर्ट अपने फंक्शंस में फॉलो करती है। Call for return from them, then prescribe form in which books and entries and account are to be kept by them. Account कैसे maintain करना है, entry कैसे करनी है, प्लस जनरल रूल्स वो लागू कर सकते हैं to practice and proceed the a case. Then he can also settle fee payable disputes अगर है तो, या फिर उनको गाइड कर सकते हैं कि शेरिफ, क्लरिक और जो बाकी ऑफिसर्स हैं उन लीगल प्रैक्टिशनर्स की उनकी फीस कितनी होगी। तो ऑल दिस आर सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, क्योंकि वो हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं, उनके जुरिस्डिक्शन में आते हैं। तो भाई कई सारे, एक स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो जितने भी जजेस होंगे या ट्रिब्यूनल्स होंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट के, उनको सुपरवाइज करने का काम हाई कोर्ट का है। अब आता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, मतलब एडवाइज करना। अब हाई कोर्ट के जज किसे एडवाइज करेंगे? हाई कोर्ट के जज को गवर्नर को एडवाइज करने का अधिकार है, अगर गवर्नर उनसे सलाह मांगे ऑन मैटर्स ऑफ गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट और फॉर दैट मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर मैटर्स ऑफ लॉ। संविधान से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, सरकारी डिपार्टमेंट में, लेजिस्लेचर में, इनसे रिलेटेड अगर कोई सलाह लेनी है तो गवर्नर उनको उनसे ले सकते हैं या ये उनको दे सकते हैं। बट द एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग द गवर्नर। जो भी सलाह ले रहे हैं वो बाध्य नहीं है कि आप सलाह ले तो रहे पर वही सलाह आप फॉलो भी करें। You can take the advice, but it's all up to you whether you want to accept the advice, follow the advice or not. So that is the advisory jurisdiction. Now comes the revisory jurisdiction. Revisory is the High Court can call for the record of a case which has been decided by the subordinate court. इसका क्या मतलब हुआ कि आप किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट से उनके रिकॉर्ड मांग सकते हो, ये देखने के लिए कि आपने क्या जजमेंट पास किया है। वो रिव्यू कर सकते हैं उनके केस, अगर उनको एप्रोप्रिएट नहीं लगता है जजमेंट किसी कोर्ट का। कोर्ट से मेरा मतलब है सबऑर्डिनेट कोर्ट का। सो दैट इज कॉल्ड द रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। अब वो किन किन केसेस में फॉलो होता है रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन? अगर इनजस्टिस हो गई है और एन एरर ऑफ लॉ इज एविडेंट ऑन रिकॉर्ड, तो वो मांग सकते हैं हाई कोर्ट। और फिर वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, जस्टिस में कोई वायलेशन हुआ है तो वो मांग सकते हैं केस को कि आप शो कीजिए और आप अपने जजमेंट को बदलिए। फिर रॉन्ग जजमेंट पास कर दिया हो सेशन कोर्ट ने, तो वो उनको कह सकते हैं कि इसे ठीक करने के लिए। और अगर कोई प्रोसीजर में गलती हो गई हो तो भी हाई कोर्ट का अधिकार है कि अपने से नीचे सेशन कोर्ट्स को आदेश दें कि आप इसको बदलिए। तो ये हो गया रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन। Now as a court of record, now High Court has this two very powerful power to keep the proceedings, जो भी जजमेंट की प्रोसीडिंग्स हैं उसको हाई कोर्ट एज अ रिकॉर्ड रखती है फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी। टेस्टिमनी क्या कि कभी फ्यूचर में उस स्टेट में वापस से कोई ऐसा केस आता है तो जो केस पहले उस वैसा केस डिसाइड हो चुका है या जजमेंट हाई कोर्ट पास कर चुकी है, उसके बेसिस पे ही वो दोबारा जजमेंट वैसा ही दिया जाएगा। तो फॉर रेफरेंस आप कोर्ट का रिकॉर्ड रखते हैं एंड फॉर टेस्टिमनी कि भाई फलाने केस में ये जजमेंट पास हुई थी और ये केस भी सिमिलर है, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, द सेम जजमेंट विल बी passed. So that is called court of record. वो बिना रिकॉर्ड रखे तो आपको पता चलेगा नहीं. So a record is important.
Now, High Court has also the power to punish for the contempt of the court. Contempt मतलब आप कोर्ट की इज्जत नहीं करेंगे, आप कोर्ट को की रूल्स की अवहेलना करेंगे, तो उस केस में कोर्ट को ये अधिकार है कि आपको एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे या फाइन आप पे लगा दे, या फॉर दैट मैटर दोनों ही आप पे लागू हो. तो दीज आर two powers as a court of record with the High Court. अब आते हैं power of judicial review. Very very important function of the High Court. Judicial review मतलब अगर High Court ने ये पाया कि legislative enactment में या executive orders में जो both center and the state government are violating the constitution, तो वो डिक्लेयर कर सकते हैं उस कानून को और उस एग्जीक्यूशन को, जो कानून आपने पास किया है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज के अगेंस्ट है तो उसको, या फिर जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो और तब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज वायलेट हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में कोर्ट को ये पावर है. हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बोथ, दे हैव द पावर टू डिक्लेयर दैट लॉ इलीगल, unconstitutional and invalid, मतलब null and void. So ये बहुत बड़ा पावर है. और ये किस किस ग्राउंड पे किया जा सकता है? The executive orders can be challenged in a high court on the following three grounds, that is fundamental rights. कोई भी citizen अगर उनको लगता है कि कोई ऐसा ऑर्डर पास हुआ है जिससे उनके फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो रहे हैं या वायलेट हो रहे हैं, तो उस केस में हाई कोर्ट में वो पिटिशन फाइल कर सकते हैं. या फिर किसी ऐसे आउटसाइड कॉम्पिटेंसी अथॉरिटी ने फ्रेम किया हो ऐसा कोई लॉ, तो उस कंडीशन में भी हाई कोर्ट में फाइल किया जा सकता है केस. या फिर if the executive order is against the constitutional provision, तो या तो जो अथॉरिटी ऑर्डर पास कर रही है वो कॉम्पिटेंट नहीं है फ्रेम करने के लिए, तो उस केस में भी जुडिशियल रिव्यू पास किया जा सकता है. या फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ब्रेक किया हो, तो ये केस किया जा सकता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. आते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड रिट्स. रिट्स हमने बहुत डिटेल में सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में पढ़ा है. ये हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शरी, प्रोहिबिशन एंड को वारंटो. इफ यू वांट यू कैन रेफर द चैप्टर फॉर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. एंड ऑफ कोर्स ये सुप्रीम कोर्ट भी रिट्स में भी रिट फाइल हो सकता है और हाई कोर्ट में भी. लेकिन अंतर है एक, सुप्रीम कोर्ट में जो रिट्स फाइल होते हैं वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे होते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में जो रिट्स फाइल होते हैं वो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन होने पे तो होते ही हैं, प्लस इफ देयर इज अ वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट, उस कंडीशन में भी आप हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं. So this makes the power of writ jurisdiction of a high court more wider than the Supreme Court. तो यहाँ पे सिर्फ फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे तब सुप्रीम कोर्ट में आप रिट फाइल करते हैं, और यहाँ पे ये दोनों फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स वायलेट होंगे तो आप रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में. Now the Constitution of India empowers High Court under Article 226 to issue writs. All these writs we have already discussed for the enforcement of fundamental rights of the citizen and other purposes like enforcement of ordinary legal right that we have already discussed here. Now the power of the writ can be exercised by High Court not only within its territory but outside its jurisdiction also, if causes of action arises within the territorial jurisdiction. तो ये हो गया enforcement of fundamental rights. Now comes the
कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, भाई हाई कोर्ट के पास ये पावर है, इट हैज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. अब कैसे कंट्रोल करता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे? हाई कोर्ट कंसल्ट्स the High Court is consulted by the governor in matters of appointment, posting, promotion of the district judge. अब हाई कोर्ट के जज तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को गवर्नर अपॉइंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, एंड जस्ट नॉट in the matters of appointment but posting and promotion also of the district judges and in the appointment of a person to judicial service of the state. तो ये हो गए गवर्नर का रोल in the matters of appointment of the judges of the subordinate court. Now, High Court also deals with matters of posting, promotion, grant leave, transfer and discipline of the members of the judicial service of the state. Now, its law is binding on all the subordinate court. जो भी कानून बना दिया हाई कोर्ट ने इससे रिलेटेड, डिसिप्लिन से रिलेटेड, प्रमोशन से, पोस्टिंग से, वो बाइंड करता है जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं उन पे, एंड दे फंक्शन विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. तो हाई कोर्ट का जो भी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर जितने भी ये कोर्ट्स आएंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उन पे वो मान्य है, उन पे वो बाध्य है, उनको वो फॉलो करना ही करना है. सो दैट इज द कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट. I hope it is clear to you. It's easy and simple. There is nothing very complicated about it. So we'll end this part here only, and we'll continue with the subordinate courts in the next part. Till then, thank you everyone.